सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। सीटेट एसएसटी में अगर आपको 3 से 4 नंबर पक्के करने हैं तो इसी वीडियो के माध्यम से आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यह टॉपिक जो मैं आपको कराऊंगा क्या बताती हैं किताबें और कब्रें, इसमें विशेषकर हम लोग वैदिक काल की बात करेंगे, ठीक है ना। और उसके आगे की बात करने वाले हैं जहाँ से 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और मैं अपने नोट्स से जानकारी कंप्लीट बताऊंगा और उसके साथ इस टॉपिक से जितने भी पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी उसी के साथ आपको करा दूंगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी नए मित्रों को बताना चाहूंगा। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो यह वीडियो मैं अपने नोट्स से कराऊंगा। जितने भी लोग 60 नंबर की एसएसटी की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल कम दिनों में, मात्र 5 से 6 दिन में आप लोग इन नोट्स को कंप्लीट कर लोगे। नोट्स आप लोग ले सकते हो कंप्लीट 60 नंबर का आपको मिलेगा एसएसटी का नोट्स। इन नोट्स में होगा क्या क्या, इन नोट्स में आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री होगी, कंप्लीट ज्योग्राफी होगी, कंप्लीट पॉलिटी होगी और एसएसटी पेडागोजी भी आपकी होगी। कहने का मतलब है 60 नंबर की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। और इन्हीं नोट्स में आपको पिछले वर्ष के पूछे गए सभी वर्षों के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, वो भी 2011 से अब तक के पीवाईक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज, कंप्लीट नोट्स के साथ चैप्टर वाइज पूछे गए सभी वर्षों के क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नोट्स आपको कैसे लेने हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9696400597। इस नंबर पे आप लोग मेरे से डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, है ना, या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स का प्राइस 199 रुपए है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा वेद के बारे में। वेद कितने हैं? वेद हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक। तो इनसे भी पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पुराना वेद देखो, ऋग्वेद कैसा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले की गई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, ठीक। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में ये वेद लिखे गए हैं। 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से 3 देवता? एक तो है अग्नि जो आग के देवता माने जाते हैं, दूसरा है इंद्र युद्ध के देवता या वर्षा का देवता भी कहा जाता है। सोम एक देवता है जो कि एक पौधा हम कहेंगे, ठीक, एक पौधा जिससे खास पेय पदार्थ बनाया जाता है, ठीक, सोम, ठीक है ना। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया? मैंने आपको अभी तक 4 वेद बता दिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। उसके बाद मैंने आपको बताया ऋग्वेद के बारे में। सबसे पुराना है, 3500 साल पहले रचना हुई, 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, ठीक। उसके बाद मैंने 3 देवता आपको बता दिए, अग्नि, इंद्र, सोम। सोम अलग है जो कि एक पौधा है सोम, ठीक। अब देखो यहां पर नोट में मैंने लिखा है वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? और कई लोग कहते हैं वेद तो भगवान ने डायरेक्ट लिखे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वेद की रचना हम जैसे ऋषियों ने ही की थी, ठीक। अधिकांश सीखने और सिखाने वाले सूक्तों के रचयिता पुरुष थे, मतलब कि ज्यादातर रचनाएं जो की गई थी वो पुरुषों के द्वारा की गई थी। कुछ रचनाएं महिलाओं ने भी की थी, कुछ की थी, याद रखना। अधिकतर किसने की थी? अधिकतर सूक्तों की रचना पुरुष ने की थी, बाकी कुछ रचनाएं महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा कैसी है? प्राक संस्कृत है ऋग्वेद की भाषा। कैसी भाषा में है ऋग्वेद? संस्कृत में है। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु नदियों का जिक्र है। गंगा तथा यमुना का उल्लेख एक बार हुआ है। गंगा नदी और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? एक बार, मात्र, ओनली 1 टाइम गंगा एंड यमुना का उल्लेख आया है। समझे इतना? उसके बाद यहाँ पर कुछ भाषाओं को समझ लेना उपयोगी है। भारोपीय भाषा परिवार संस्कृत, द्रविड़ भाषा परिवार तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ का हिस्सा है। ऑस्ट्रो एशियाटिक, झारखंड, मध्य भारत की कई भाषाएं आती हैं इसमें। उसके बाद एक पॉइंट है, ऋग्वेद की एक पांडुलिपि जो भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई थी, कहाँ पर मिली है? कश्मीर में पाई गई है एक भुर्ज वृक्ष पर ऋग्वेद की एक लिपि, पांडुलिपि, ठीक। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, पुत्रों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में मवेशियों अर्थात जानवरों को पाने के लिए, बच्चों या पुत्र प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रार्थनाओं का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद ही मैं आपको बता रहा हूं उतनी देर से। अब देखो ऋग्वेद में लड़ाइयां भी हुआ करती थी। ऋग्वैदिक काल में लोग लड़ाइयां भी करते थे। मवेशी जीतने के लिए लड़ाइयां करते थे। जो होते थे ना लड़ने वाले व्यक्ति, वो जानवर
की हारा जीती भी हो जाती थी, जानवर भी हारे जीते जाते थे उस दौरान मवेशी जीतने के लिए। जमीन के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी, चरागाह के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी, फसल उगाने के लिए भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, पानी के स्रोत पाने के लिए लड़ाइयाँ हुआ करती थी, लोगों को बंदी गुलाम बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। ठीक, पुरुष युद्ध में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऋग्वेद काल में कोई स्थायी सेना नहीं थी, है ना, कोई स्थायी सेना नहीं थी। ऐसे लोगों को सरदार चुना जाता था जो बहादुर और कुशल योद्धा थे। अगर मान लो लोगों में कोई बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है, शरीर से बलिष्ठ है ना, बहादुर है, कुशल योद्धा है, तो उसको सरदार बना दिया जाता था। इतना था। कोई स्थायी सेना नहीं थी, कोई शासक नहीं था, कोई राजा नहीं था, सब एक जैसे थे, लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे। अब उसके बाद ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण भी होने लगा। लोगों का वर्गीकरण काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय के आधार पर किया जाता था। देखो, जाति वाति कुछ नहीं आएगा यहाँ पर, समझो। जो आज हम लोग जाति विवाद कर रहे हैं वो बिना फालतू का कर रहे हैं। देखो, ऋग्वेद काल में क्या है, काम के आधार पर बांटा गया था, भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय के आधार पर। काम के आधार पर आपको मालूम है, ब्राह्मण जो यज्ञ अनुष्ठान करते थे, दूसरे लोग थे राजा। अब देखो, वैदिक राजा को समझो। क्या ऋग्वेद काल में राजा हुआ करता था? ना तो राजमहल थे राजाओं के पास, ना ही इनके पास राजधानियां थी। ठीक, ना तो इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। राजा की मौत के बाद उसका पुत्र अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, कोई भी बन सकता था। तो ये ऋग्वेदिक राजा के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ से पेपर में कथन और कारण वाला क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट। क्या मैंने आपको बताया, ऋग्वैदिक कालीन जो राजा होते थे, न उसके पास राजमहल होता था, न ही उनके पास राजधानियाँ होती थी, न ही वो उनके पास सेना थी, न ही कर वसूला करते थे। राजा की मौत के बाद उसका पुत्र बन भी सकता था और नहीं भी बन सकता था। ठीक, अब जनविस पर आ जाते हैं। जनविस जनता या समुदाय के लिए इस्तेमाल होता था एक शब्द जिसको जनविस, ऋग्वेद में विस और जनों के नाम से मिलते हैं, जैसे पुरुष जन या विस, भरत जन या भरत विस, यदुजन जैसे नाम उल्लेख में मिलते हैं जनविसों के। अब आगे बात करूं मैं, नोट डाउन में मैंने क्या लिखा है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, ऋग्वेद बताया, उसके बाद इसको समझ लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी वे खुद को आर्य कहते थे। ऋग्वेद की जिन लोगों ने रचनाएं की थी उनको आर्य कहते थे। इतिहासकार क्या कहते हैं, आर्य बोलते थे इन लोगों को, जिन लोगों ने रचनाएं की थी। अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। आर्यों के जो विरोधी लोग थे उनको दास या दस्यु का मतलब है गुलाम। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, भाषा दूसरी बोलते थे। दस्यु का अर्थ गुलाम होता है जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। क्या समझे आप लोग? आप लोग यहाँ पर समझे कि ऋग्वेद काल में जितनी भी प्रार्थनाएं हुआ करती थी, प्रार्थनाओं की जो रचना हुआ करती थी, उन लोगों को आर्य बोला जाता था। आर्य के ठीक विपरीत इनके विरोधी थे दास या दस्यु, जिसका अर्थ होता है गुलाम। दस्यु वही लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, भाषाएं दूसरी बोलते थे, आर्यों की तुलना में ही भाषा दूसरी बोलते थे, यज्ञ भी नहीं करते थे। दस्यु का अर्थ होता है गुलाम, जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। समझे ना? इतना इतना समझा दिया। अब मैं क्वेश्चन पे बात कर लेता हूं, फिर उसके बाद तमाम जानकारी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। सीटेट जुलाई 2013 में आया है। ऋग्वेद काल में 3 देवता खासकर कौन थे? मैंने क्या आपको बताया? मैंने आपको बताया अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग का, इंद्र वर्षा या युद्ध का देवता, सोम एक प्रकार का पौधा। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया ऋग्वेद की मूल रचना संस्कृत में हुई है, प्राक संस्कृत जिसको बोलते हैं, संस्कृत। 2014 में यह क्वेश्चन आया। फिर मैंने उसके बाद आपको बताने का प्रयास किया पुरु, यदु, भरत वेदों का उल्लेख है जन, जन या विष। ये जन या विष में आते हैं, जैसे भरत जन, यदु जन, पुरु जन। ठीक, ठीक है ना? संस्कृत भाषा यहां पर हो जाएगा। अब ऋग्वेद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो मैंने शुरुआत में ही आपको एक ऋग्वेद के बारे में बताया था। ऋग्वेद के विषय में कथन दिए गए 3 कथन 2016 में पेपर में क्वेश्चन आया है, और अधिकतर वर्तमान में ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का यही तरीका है। देखो, 3500 वर्ष पहले लिखा गया। करेक्ट? क्या करेक्ट हो जाएगा? इसकी रचना प्राकृत में की गई थी। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। सबसे पहले समझो, क्या समझोगे आप लोग? इसकी रचना प्राकृत में हुई थी, ये तो गलत है। आपको मैंने बताया संस्कृत में हुई थी। किसमें? संस्कृत में हुई थी, पहली बात। तो बी कहां पर है? बी तो आपका गलत हुआ ना। बी कैसा हुआ? गलत। देखो,
यहाँ पर लिखा ए और बी गलत, सी गलत है ही नहीं, सी गलत है ही नहीं, ना ही ए गलत है। ठीक, तो आपके सामने जवाब पहला वाला सामने निकल कर आ जाएगा, सी सही है और ए बी गलत है, ए बी गलत है, ए गलत है और बी गलत है। बी मैंने आपको बता दिया, ये संस्कृत यहाँ पर होगा, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, केवल सी सही है। और इसकी रचना 3500 वर्ष पूर्व में लिखा गया था, कोई क्लियर नहीं है, ये लगभग में है इसलिए भी गलत है, लगभग, कोई निश्चित नहीं है कि लिखा ही गया हो, आगे पीछे भी टाइम हो सकता है। ठीक, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन प्राकृत तो होगा ही नहीं, बी आपका सही होगा ही नहीं। यहाँ पर बी सही लिखा है इसलिए आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर बी गलत है, यहाँ पर बी सही की बात की गई है। ठीक, यहाँ पर गलत की बात कही गई इसलिए आपका ये सही हो जाएगा, ये 3 आपके यहाँ से हटेंगे इसलिए सामने निकल कर आ जाएगा। मैंने आपको समझाया भी है। देखो यहाँ पर मैंने स्पष्ट भी किया है, लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी, इसकी रचना का वर्ष ठीक से ज्ञात नहीं है और इसलिए इसकी गणना लगभग के रूप में की गई थी। ऋग्वेद की रचना संस्कृत में की गई है। ठीक, समझ गए। उसके बाद मैंने आपको बताया ऋग्वेद में गंगा यमुना का मात्र एक बार ही नाम उल्लेख आता है, मात्र ओनली फर्स्ट टाइम, वन टाइम आता है, एक टाइम। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, ऋग्वेद काल के बारे में भी अच्छे ढंग से बताया, कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, है ना। कुछ सूक्तों की रचना महिलाओं ने भी की थी, अधिकतर पुरुषों ने की थी। ठीक, दास और दस्यु यज्ञ करते थे, कि दास गुलाम लोग यज्ञ करते थे, मैंने बताया नहीं करते थे, ये तो गलत है आपका, नहीं करते थे, ये गुलाम थे, बंदी थे, आर्यों के विरोधी थे। राजाओं के पास राजधानी नगर या महल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, मैंने आपको बताया है कि राजाओं के पास राज्य नहीं थे, राजधानी नहीं थी, महलें नहीं थे, ये कुछ भी नहीं थी, ना ही उनके पास सेना थी। ये बात सही है, तो ए बी डी सही हो जाएगा, ए बी डी सही हो जाएगा, सी गलत है ये आपका, ये भी कथन वाला क्वेश्चन है। उसके बाद ये देख लो ऋग्वेद के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये सबसे पुराना है ऋग्वेद, करेक्ट। इसमें 1000 से अधिक भजन या सूक्त शामिल है, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ क्या होता है, अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया, जिसको बोलते हैं सूक्त। तो दोनों बातें कैसी हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। नए मित्र ने आज तक वीडियो देख लिया है तो आप लोग इन नोट्स को ले सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर। ठीक, जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया या बताया या समझाया, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब देखो महापाषाण की बात कर लेता हूं। यहाँ पर महापाषाण का अर्थ होता है बड़ा पत्थर, ये पत्थर दफन करने की जगह पर लगाए गए थे। महापाषाण कब्र बनने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुई थी। महापाषाण जमीन के ऊपर व भीतर होते हैं। महापाषाण कब्रों के साथ समानताएं थी, मृतकों को बर्तनों के साथ, औजारों के साथ, हथियारों के साथ, घोड़े के कंकाल के साथ, सोने के साथ, सोने के गहनों के साथ दफनाया जाता था। तो महापाषाण कब्र में बहुत सी समानताएं थी, मृतकों को बर्तन, औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सोने के गहनों के साथ में दफनाया जाता था। 3000 साल पहले का सिलसिला शुरू हुआ था। ठीक, उसके बाद ब्रह्मगिरी की कब्र कहाँ पर है, ये ब्रह्मगिरी स्थान कहाँ पर, सबसे पहले समझो कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी। कब्र की बात करूं, कब्र में क्या मिला, 33 सोने के सिक्के मिले ब्रह्मगिरी की कब्र में, और पंख भी पाए गए। दूसरी कब्र के साथ मिट्टी के बर्तन मिले। इससे पता चलता है कि सामाजिक स्थिति में भिन्नता थी, कोई अमीर था या कोई गरीब था। कैसे, मैंने यहाँ पर कह दिया कोई अमीर था कोई गरीब था, समझो। ब्रह्मगिरी एक स्थान है आपके कर्नाटक में, वहां पर कब्र मिली है। एक कब्र के साथ 33 सोने के सिक्के मिल गए और दूसरी कब्र के साथ मिट्टी के बर्तन। तो सामाजिक अंतर हुआ ना। जो अमीर व्यक्ति होगा, जिसके पास ज्यादा धन होगा, तो वो जब मरेगा तो उसके साथ सोने के सिक्के दफनाए गए। जो बेचारा गरीब होगा, है ना, गरीब होगा ना, उसके साथ मिट्टी के बर्तन ही दफनाए गए। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि सामाजिक भिन्नता थी उस दौरान। क्या थी, महापाषाण काल के दौरान सामाजिक स्थिति में भिन्नता थी, गरीब था कोई अमीर था, इससे ये पता चलता है, क्योंकि दफनाने से ही पता चल जाता है कोई अमीर है कोई गरीब है। अब मैं बात कर रहा था इससे पहले कि मैं इनाम गांव को आपको बता रहा था, उत्तर की ओर सिर करके लोगों को दफनाया जाता था। अब इनाम गांव को समझ लो। इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे के पास भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। भीमा की सहायक नदी है घोड़ के किनारे, यह इनाम गांव बसा हुआ है महाराष्ट्र के पुणे में। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कब, 3600 साल से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
यहाँ वयस्कों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर दफनाया जाता था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन, पेपर में बार बार पूछा गया क्वेश्चन कि वयस्कों को गड्ढे में सीधा लिटा करके उत्तर की ओर सिर करके उनको दफनाया जाता था इनाम गांव में। कहां पर? इनाम गांव की मैं बात बता रहा हूं आपको, इनाम गांव। ठीक। कई बार घर के अंदर भी दफनाया गया। एक व्यक्ति को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में एक बड़े संदूक में भी दफनाया गया। पेपर में कल को पूछ ले कि संदूक में किस स्थान पर दफनाया गया, तब जवाब आपका होगा इनाम गांव। उसके बाद समझो इनाम गांव के लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, मटर के बीज मिले हैं। जानवर की हड्डियां मिली जो जानवर को खाते थे। गाय, बैल, भैंस, सुअर, कछुआ, केकड़ा, मछली, खरहा, नेवला, चिड़िया आदि को खाया करते थे। बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रस भरियां एकत्रित भी की जाती थी। बेर। ठीक। उसके बाद इनाम गांव मैंने यहां पर खत्म कर दिया। क्या खत्म कर दिया? इनाम गांव खत्म कर दिया। अब इनाम गांव वाला क्वेश्चन अगर यहां पर होगा तो मैं उसको करा देता हूं आपको। देखो, सबसे पहले महापाषाण को मैंने आपको बताया, यही क्वेश्चन सिमटा देता हूं। महापाषाणों के विषय में बताओ। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वही मैं कब्र वगैरह आपको बता ही रहा हूं ना। उसके बाद देखो, किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव। इनाम गांव 2013 में यह क्वेश्चन आया। उसके बाद मैंने आपको बताया था वो बुर्च या छाल कहाँ पाएगी जो ऋग्वैदिक कालीन की सूक्त, ऋग्वैदिक प्रार्थना या सूक्त जिस पर लिखी गई, तो यह कश्मीर में पाएगी। कहाँ पर? कश्मीर में पाएगी, मैंने आपको बता दिया था ऊपर की तरफ। एक और क्वेश्चन है महापाषाण काल से रिलेटेड। महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए? जमीन के आधिपत्य नहीं, कब्रगाहों या शमशान के लिए। फोर्थ विकल्प यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। निम्नलिखित आरंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। अभी मैं यही सब कुछ आपको बता रहा था इस वाले टॉपिक में। वेदों की रचना नंबर 1 पे आपकी हो जाएगी ए, सही है, क्रम से लगाए। फिर पाषाण काल, सही है। उसके बाद इनाम गांव, फिर उसके बाद चरक वैद आए। अभी चरक को मैं आपको बताऊंगा। ठीक। तो अब मैं चरक को ही आपको बताना चाहूंगा। चरक वैद का नाम है। ठीक, यहां पर आ गए चरक। तो पेपर में क्या होता है कि सीक्वेंस से भी पूछ लेता है। एक चैप्टर में टॉपिक पहला, दूसरा, तीसरा, इनको सीक्वेंस में लगाओ, ये भी पूछा जाता है पेपर में। चरक कौन थे? चरक वैद्य थे, 2000 साल पहले हुए। चरक संहिता किताब लिखी। मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां बताई, परंतु आधुनिक समय में 206 हड्डी होती हैं। संभवतः चरक ने दांत की हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई। उन्होंने सब कुछ जोड़ करके बता दिया, दांतों को, पूरे शरीर को, इसलिए 360 हड्डियां उनके अकॉर्डिंग हुई। लेकिन आधुनिक समय में विज्ञान कहता है 206 हड्डियां हैं। ठीक। उसके बाद कंकालों का अध्ययन। अब इतिहासकार जो होते ना, वो कैसे पता करें कि ये स्त्री का कंकाल है या बच्चे का कंकाल है या है पुरुष का कंकाल है? इतिहासकार कैसे पता करते हैं कि महिला का कंकाल मिला है खोदने पर, बच्चे का है या पुरुष का है? कैसे पता करते हैं? समझो इसको, बहुत उपयोगी रहेगा आपके लिए, क्योंकि पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कंकालों का अध्ययन से। छोटे आकार के कंकाल कैसे पता करेंगे? बच्चे या बच्ची का कंकाल के लिए बीच का कोई फर्क नहीं होता है। इसमें इतिहासकार पता नहीं कर पाएगा कि ये छोटी बच्ची का कंकाल है या छोटे बच्चे का कंकाल है, तो इसमें मतभेद रहेगा ही रहेगा। ठीक, पहली बात क्लियर। उसके बाद देखो यहां पर कैसे पता करें कंकाल स्त्री का है या पुरुष का है? कंकाल के साथ आभूषण, गहने भी दफनाए जाते थे। गहने आभूषण वाले कंकाल को महिला का कंकाल मान लिया था, लेकिन समस्या थी कि अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, दफनाए जाते थे पुरुषों के साथ भी गहने, ठीक, आभूषण भी। तो इसलिए यहाँ पर मतभेद हो जाता था कि गहना तो पुरुष भी पहनते हैं, महिला भी पहनती है, तो इतिहासकार के सामने समस्या होगी, नहीं पता कर पाए। फिर एक तीसरा तरीका जो कि उपयुक्त है, जो पेपर में बनता है, हड्डियों की जांच। हड्डियों, कंकाल का लिंग पहचानने का सबसे बेहतर तरीका हड्डी की जांच। काहे की जांच? हड्डियों की जांच। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा हो जाता है। कटी प्रदेश या कूल्हा का यहाँ पर मतलब है उनका जो कमर का क्षेत्र है ना, ठीक ठीक है ना, वो वाला पुरुषों से ज्यादा बड़ा हो जाता है। क्योंकि महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं, इसलिए इतिहासकार पता कर पाते हैं कि यह कंकाल महिला का है या पुरुष का है। तभी पता चलेगा जब
वह स्त्री ने बच्चे को जन्म दिया हो, वैसे तो पता नहीं चलेगा फिर तो, ठीक है ना। अब कंकाल भी मैंने आपको करा दिया, अब कंकाल वाले क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं आपको कराने के लिए। ये मिल गया क्वेश्चन मेरे को, देख लो यहाँ पर। एक महापाषाण समाधान में दो कंकाल के अवशेष थे, दोनों कंकालों में से महिला के कंकाल का पता लगाने के लिए एक उपयुक्त विधि क्या होगी? एक उपयुक्त विधि होगी हड्डियों की जांच, हड्डियों की संरचना या जांच हो जाएगी। कंकालों के आभूषण तो स्त्री पुरुष यहाँ पर मतभेद करेगा, समस्या कंकालों के आकार से भी नहीं पता चलेगा, कंकालों के साथ पाए गए भोजन पकाने के बर्तन से भी नहीं कुछ पता चलेगा, पहला सही हो जाएगा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, देखो। पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें मत विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा है मैंने किया हड्डियों की संरचना, क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी महिला को दर्शाती, बड़े कूल्हे की हड्डी एक औरत को दर्शाती है, ठीक। तो यह टॉपिक भी यहीं पर हो जाता है समाप्त। यहाँ पर चैप्टर 5 है राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। इस वाले टॉपिक से भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो नोट्स के साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताऊंगा जनपद, क्योंकि महाजनपद नाम से ही टॉपिक को बोला जा सकता है। सबसे पहले जनपद को समझो, क्या है जनपद? जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। जन प्लस पद, पद का मतलब होता है पैर, जहां पर जन अपना पैर रख देता है वहीं पर बस जाता है, उसी को बोलते हैं जनपद। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह, लोगों के बसने की जगह। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ी में रहते थे, जानवर पालते थे, फसलें उगाते थे। तो इन जनपदों की खुदाई भी इतिहासकारों ने की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश मेरठ हस्तिनापुर अतरंजी खेड़ा एटा के पास में है, ठीक है ना। तो खुदाई से क्या पता चला? खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, फसल जानवर सब कुछ पालते थे, खत्म। अब उसके बाद महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपदों की एक राजधानी भी हुआ करती थी, महाजनपदों की एक राजधानी भी हुआ करती थी। कई राजधानी की किलेबंदी की गई थी, अर्थात चारों तरफ से पत्थर, ईंट, लकड़ी की ऊंची दीवारें भी बनाई गई थी किलेबंद बसाव के लिए, है ना। किले मतलब कि राजधानी को घेरने के लिए किले भी बनाए गए थे। किले बनाने में पत्थर, ईंट, लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। अब मैं आपको बताऊं ये किलेबंदी क्यों करवाते थे महाजनपद के काल के राजा? क्या ये राजा भगोड़े थे या डरपोक थे, क्या थे? तो किलेबंदी के कारण थे अन्य राजाओं के आक्रमण का डर था, अर्थात भगोड़े थे, डरपोक राजा थे, ठीक, आक्रमण से डर जाते थे, इसलिए किलेबंदी किया करते थे। बहुत बहुत ऊंची शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भी किया करते थे, मतलब कि अपना वैभव दिखाने के लिए, अपना अहंकार दिखाने के लिए कि हाँ मैं इतना हूँ शक्तिशाली, मेरे पास इतना है धन, ये सब कुछ देखो, मेरे किले से देखो मेरा किला कितना ऊंचा है। तो ये सब कुछ दिखाना चाहते थे, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। किले के अंदर लोगों का क्षेत्र का नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी किलेबंदी की जाती थी। अब राजा सेना रखने लगे। देखो मैंने इससे पहले आपको बताया था, क्या बताया था? ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के लोग जो थे वो कोई सेना नहीं रखते थे, कोई राजा हुआ नहीं करता था। लेकिन महाजनपद काल के दौरान, महाजनपद की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर लिख दूं, भूल जाओगे आप लोग। महाजनपद की ही मैं बात करूंगा, जितनी करूंगा टोटल, ठीक। तो महाजनपद के राजा सेना रखने लगे, सिपाहियों को नियमित वेतन भी दिया जाने लगा, ठीक। उसके बाद कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में भी होने लगा। आहत सिक्के भी विनिमय का साधन उस दौरान बन गए। महाजनपद का कर बहुत पेपर में पूछा जाता है, इसको भी समझा देता हूं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। महाजनपद काल के दौरान कर भी लागू कर दिया गया। महाजनपद के राजा किले बनवाते थे, सेना रखते थे, इसलिए उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। तो महाजनपद के जो राजा थे वो नियमित कर वसूलने लगे। कैसा? नियमित कर वसूलने लगे थे, ठीक। जो टैक्स कर वसूला जाता था, फसलों पर भी कर वसूलने लगे ये राजा। कारीगर या शिल्पकार पर भी कर वसूलने लगे। पशुओं को पालने वाले पशुपालक पर या उनके जानवर के उत्पाद के रूप में, जानवर का उत्पाद क्या होता है? दूध है, दही है, मक्खन है, उस रूप में भी ये कर वसूलने लगे। व्यापारियों से भी कर वसूला जाने लगा। आखेटक व खाद्य संग्राहक जो फल फूल या शिकार किया करते थे उनको भी कर देना पड़ता था। ये था महाजनपद काल का कर, सभी को देना पड़ता था।
अभी कर मैंने आपको बताया, कर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी कराता हूं, देखो फिर उसके बाद करूं। पहले किलेबंदी को ही खत्म करूं। ज्यादातर महाजनपदों की किलेबंदी थी, क्यों थी? ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे? नहीं। इनके आसपास लकड़ी ईंट पत्थर की उपलब्धि थी। वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। शासकों का आक्रमण का भय था, वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ये सबसे उपयुक्त है, डी विकल्प। ठीक, क्योंकि वो डरते बहुत थे। और उसके बाद यहां पर है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? कर मैंने अभी बताया आपको, तो ये महाजनपद काल के दौरान कर प्रथा का बहुत महत्व था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? बिंबिसार थे। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, कथन और कारण वाला, मैं आपको बता रहा था 2500 साल पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। बिल्कुल करेक्ट। सही तरीके से किलेबंदी की गई, सेनाएं खड़ी की गई, सेनाओं के रखरखाव के लिए एक सही कर प्रणाली, कर व्यवस्था भी लागू की गई। दोनों सही हो जाएंगे ना सही? बिल्कुल हो जाएंगे सही। अब मैंने कर वाला आपको बताया था क्वेश्चन, यहां पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में नहीं है? आखेटक, संग्राहक, जंगल, ये वसूला जाता था कर। व्यापारी से भी कर वसूला जाता था। चरवाहों या जानवरों के उत्पाद के रूप में भी कर देना पड़ता था, लेकिन आधा हिस्सा निर्धारित नहीं था। ये बात गलत आपकी हो जाएगी, और नहीं वाली ही आपको बतानी, इसलिए थर्ड जवाब यहां पर माना जाएगा। ठीक, अब यहां पर आप लोग समझो, किसको समझो? महाजनपद में कृषि परिवर्तन, लोहा आ गया। अब देखो, महाजनपद काल के दौरान आपका लोहा आ गया था। ऋग्वैदिक कालीन में भी लोहा आ चुका था, लेकिन हड़प्पा में लोहा नहीं आया था। ठीक, खेत जोतने के लिए लोहे के फाल उपयोग में लाए जा रहे थे। धान की फसल भी उपजाई गई, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी थी। उसके बाद एक मगध महाजनपद है, महत्वपूर्ण है मगध महाजनपद। मगध 200 साल के भीतर महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। गंगा तथा सोन नदी मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण व जमीन उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण नदियां थीं, सोन और गंगा। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। जंगलों से हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लगाया जाता था। तो मगध एक तरफ जंगल से था, जंगल में तमाम हाथी थे, हाथियों को पकड़ करके उनको प्रशिक्षित करके सेना के काम में लगाया जाने लगा। उसके बाद जंगल से लकड़ी का रथ, घर, गाड़ी में उपयोग किया जाने लगा, जंगल की लकड़ियों का। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थीं, जिनका इस्तेमाल हथियार बनाने में किया गया। मगध के दो शक्तिशाली शासक बिंबिसार, अजातशत्रु थे। मगध की राजधानी पहले राजगृह थी, जिसको राजगीर बोलते हैं। उसके बाद में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र राजधानी बना दी गई। याद रखना, पाटलिपुत्र आधुनिक पटना को ही बोलते हैं। पहले राजगृह थी मगध की राजधानी, उसके बाद पाटलिपुत्र पटना को बना दिया गया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये वाला समझो, 2300 साल पहले मेसोडोनिया का राजा सिकंदर विजय विश्व करना चाहता था, जो पूरी तरह सफल ना हुआ। वो ब्यास नदी के किनारे पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर जाना चाहा तो उसके सिपाहियों ने मना कर दिया। वे भयभीत हो गए कि भारत के शासक के पास पैदल सेना है, रथ सेना है, हाथियों की बड़ी सेना है। इसलिए सिकंदर डर गया और पीछे लौट गया। इंटरेस्टिंग कहानी है 2300 साल पहले की। सिकंदर जो कि दुनिया विजित करना चाहता था, है ना, तो वो ब्यास नदी के किनारे पहुंचा, बिहार के मगध में। ठीक, जैसे ही सिकंदर के सिपाहियों ने बताया कि भैया वहां मत जाओ आप, क्योंकि मगध के राजा के पास पैदल सेना है, रथ सेना है, हाथियों की सेना है, आप कुचल दिए जाओगे। तो डर के मारे ये भाग गया, सिकंदर वहां से भाग गया, फरार हो गया। समझे कहानी को? उसके बाद बज्जी संघ को समझो। मगध के पास या नजदीक बज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। बज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली बिहार थी। एक मगध के पास का ही एक क्षेत्र है। यहाँ की शासन व्यवस्था को गढ़ या संघ के नाम से जाना जाता था। अब गढ़ और संघ को समझो, गढ़ और संघ को समझो, फिर यहाँ से क्वेश्चन कराऊं। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था गढ़ या संघ में। कई शासक मिलकर चर्चाएं करते थे शत्रुओं से निपटने के लिए। स्त्रियां, दास, कम्मकार इनकी सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ये देखो भेद हो गया, स्त्रियों के साथ, दासों के साथ और कामकार लोगों के साथ भेद यहाँ पर होने लगा कि ये सभाओं में भाग नहीं ले सकते थे। कई शासक मिलकर चर्चाएं करते थे, सभाएं करते थे। गुप्त शासकों ने गढ़ संघ को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। गुप्ता डायनेस्टी यानी कि गुप्त वंश जब आया, उसने संघ को जीतकर अपने राज्य में
सम्मिलित कर लिया। यहाँ से एक क्वेश्चन है ये वाला कि स्त्रियां क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, क्या सभा में भाग लेती थी, वो मैं क्वेश्चन आपको यहीं पर करा दूं, फिर मैं आगे बात कर लेता हूँ। यह वाला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, देखो। संघ सही मायने में एक संगठन था, संघ या गढ़। कई सदस्यों ने एक साथ चर्चाओं और वाद विवाद के माध्यम से शासन किया। पहला करेक्ट। इसने महिला और कामकारों को सभाओं में भाग लेने के लिए सम्मिलित किया, नहीं। इसमें महिलाएं, दास, कामकार लोग भाग नहीं ले सकते थे, जो कि गलत है, इसलिए केवल ए यहाँ पर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। जो मैंने अभी आपको लाइनें बताई वहीं से यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया गढ़ या संघ क्या था। गढ़ या संघ में प्रत्येक व्यक्ति राजा था और कई शासक मिलकर चर्चाएं करते थे शत्रुओं से निपटने के लिए। स्त्रियां, दास ये भाग नहीं लेते थे, ठीक। यहाँ पर देखो, यह क्वेश्चन देखो, कर व्यवस्था से ही है। नियमित रूप से कर संग्रह की व्यवस्था, जिसने फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। वे प्रचुर संसाधनों को संग्रहित कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखा करते थे। पहला आपका सही है। लगभग 2500 से 3000 वर्ष पहले हल में लोहे के फाल में वृद्धि हुई और धान के पौधे के रोपण में फसल की उपज बढ़ी। मैंने आपको बताया ना, लोहा आ गया तो खेत, उससे जुताई होने लगा खेत की, और उसी के साथ धान को भी उपजाया गया, क्योंकि गंगा के किनारे का मैदान था ये वाला मगध एरिया आपका, ठीक। तो यहाँ पर खेती खूब की गई और खेती हुई तो खेती से कर भी वसूला जाने लगा। इसलिए आपके यहाँ पर है दोनों सही है, परंतु एक ही प्रक्रिया को सुगम नहीं बनाता, सुगम। ये वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद 2500 वर्ष पहले दूसरे जो जनपद थे वो महत्वपूर्ण महाजनपद में कन्वर्ट हो चुके थे। क्यों? किलेबंदी करने लगे, सेनाएं रखने लगे। ये मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यह वाला भी टॉपिक यहीं पर आपका होता है समाप्त, ठीक।